राज्य सूची में कुछ विषय थे। अब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया 1975 में। उस टाइम इंदिरा गांधी भी अंग्रेजों वाली राह पर चल पड़े थे कि भैया सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, केंद्रीकरण करना है, पूरी पावर मेरे पास होनी चाहिए। और उस टाइम कई सारे राज्यों में विरोध का सा माहौल था। क्यों माहौल था मैं समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं 1967 में, 1967 में कई राज्यों में, कई राज्य ऐसे थे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार पूरे भारत में राज्यों के स्तर पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को कई सारे राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। या तो उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई या कईयों में किसी और पार्टी का उनको सपोर्ट करना पड़ा उनकी सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में राज्य जब पावरफुल होने लगते हैं तो वो अपनी स्वायत्तता की मांग करने शुरू करते हैं, वो और अधिक शक्ति की मांग करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा शक्ति की मांग करना शुरू की इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी को लगा अच्छा मेरे से शक्ति मांगोगे, अभी बताती हूं बेटा, अभी तो रुको। जब वो पावर में रही, फुल पावर में रही, 1975 में आपातकाल लागू किया। तो आपातकाल लागू करके एक तो वैसे सारी पावर अपने पास ले ली, दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो राज्य सूची के जो विषय थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट से विषय थे, ठीक है, उन सारे विषयों में से 5 विषयों को उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवर्ती सूची में डाल दिया, राज्य सूची से निकाल करके। 42वां संविधान संशोधन वही संशोधन है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, मिनी संविधान भी बोलते हैं। अब ये कौन कौन से विषय थे? एक था एजुकेशन, शिक्षा, दूसरा था वन, ठीक है, तीसरा था नाप एवं तोल, चौथा वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं वो यहां पर इन्होंने डाले। अब इससे क्या हुआ कि राज्य के पास ऑलरेडी जितनी शक्तियां थी वो और कम हो गई। इनका राज्यों का एकाधिकार था इन चीजों पर कानून बनाने का, वो निकल करके अब संवर्ती में आ गया। संवर्ती का मतलब संघ ने अगर कानून बना दिया तो संघ की चलेगी, तो राज्यों की पावर और कम कर दी गई। विधायी शक्तियों के मामले में आप देखोगे तो राज्यों की शक्ति यहां पर और कम देखने को मिलती है। तो अभी तक का जितना भी डिस्क्रिप्शन आपने देखा केंद्र राज्यों के संबंध में, राज्यों को एक तरीके से बहुत ही कम लिमिटेड सी शक्तियां दी गई हैं, केंद्र के पास सुपर पावर है विधायी मामले में। अब संसदीय विधान को भी देख लेते हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे ना, 5 एक्सेप्शन है, 5 अपवाद हैं। कौन कौन से 5 अपवाद हैं? उन 5 अपवादों को मैं आपको समझा देता हूं। जितने भी मेरे दोस्त हैं बड़े ही ध्यान से एक एक करके इसको समझते हुए चलना है आपको। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। जिन कानूनों की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि राज्य सूची पर भी 5 अपवाद हैं, तो सबसे पहला तो एक, यदि राज्यसभा जो है ना एक प्रस्ताव पारित करके कर दे राष्ट्रहित में। देखिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 249, संविधान का अनुच्छेद जो है ना 249, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम राज्यसभा को ये पावर देते हैं कि राज्यसभा जो कि राज्यों की सभा है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अगर वो चाहे कि भाई राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, देश के हित में किसी भी राज्य सूची के विषय पर राज्य की बजाय संसद को कानून बनाना चाहिए, तो वो ऐसा करने की अनुमति, ऐसा करने का अथोराइजेशन प्राधिकार संसद को दे सकती है। सेम यही चीज बोली है, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। बेसिकली सिंपल सी बात है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। इसके लिए उसको एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, तो ये पावर आ गई। हालांकि भारत में राज्यसभा के अंदर सभी अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसी सरकार की, उसी पार्टी की सरकारें बहुत सारे राज्यों में बन जाती हैं। जैसे आपने 2014 में देखा,
आपने इंदिरा गांधी के काल में देखा, आपने राजीव गांधी के काल में देखा, जवाहरलाल नेहरू के काल में देखा, जो पार्टी केंद्र में होती अधिकतर राज्यों में उन्हीं की सरकारें होती। तो ऐसे में कई बार राज्यसभा के अंदर भी केंद्र सरकार जो है अपना मामला निपटा लेती है इस माध्यम से। तो आर्टिकल 249 आपको यहां पर याद रखना है। अब इसके बाद अगले पर चलते, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352, ठीक है 352। आपको याद है 352 के तहत क्या होता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी वाले चैप्टर में करवा चुका हूं, देख लेना। उसमें क्या होता है कि अगर 3 आधार हैं, आपको पता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें देश की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि पूरी की पूरी पावर, पूरी की पूरी शक्ति एक ही सरकार के पास आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपातकाल लगा दिया जाता है और सेंटर के पास सारी की सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद कानून बना सकती है। तो ये एक पावरफुल हो गई, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल जो है प्रभावी हो तो राज्य सूची के मामलों में संसद की पावर आ जाएगी। अब इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जिसको अगर हम कहते हैं आर्टिकल 252 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 252, 252, ये आर्टिकल्स याद कर लेना, मैं आपको एक बार लास्ट में भी दिखा दूंगा। आर्टिकल 252 ये कहता है कि मान लेते हैं कि 2 राज्य हैं, ये 2 राज्य हैं, ये 2 राज्य मिलकर के कहते हैं, एक पंजाब में सरकार है, एक पश्चिम बंगाल में सरकार है, ठीक है। आप देखोगे ना, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर के आऊं समझाने के दृष्टिकोण से कि मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पंजाब की सरकार ये दोनों मिलकर के, या इनके साथ 1-2 राज्य और 2-3 राज्य मिलकर के संसद से कहें कि भाई देखो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप कानून बना करके दो हमारे लिए, आप ज्यादा बेहतर तरीके से कानून बनाओगे। तो इनके आग्रह पर संसद कानून बना सकता है। 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस पर भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 इसमें प्रावधान है। लेकिन अब यहां पर मामला क्या होगा कि संसद ने जो कानून बनाया है ना, वो कानून केवल उसी राज्य में लागू होगा जिस राज्य के ऊपर ने आग्रह किया था। जिन राज्यों ने आग्रह नहीं किया ना, उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखा कि संसद के पास ये पावर है। अब संसद के पास एक बहुत खतरनाक पावर भी है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े समझौते, संधियां होती रहती हैं और भारत भी उन संधियों का, उन समझौतों का हिस्सा रहा है। और आजकल तो बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर अग्रिम सदस्य के रूप में भारत वहां पर रहता है। तो संसद ने को यह पावर दी गई। हमारे संविधान निर्माताओं को इस चीज का पता था, उनको यह आभास था, उनको यह लगता था कि अगर मान लेते कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज है, संधि समझौता है, और उसको भारत में लागू करना है और वो विषय राज्य सूची में है, तो ऐसे में राज्य कहेंगे हम तो नहीं लागू करने देंगे। तो ऐसे में तो फिर भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख भी खो देगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग मिल सकता था वो सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने राज्यों का किस्सा ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बना सकता है। यानी कि स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकता है अगर किसी संधि समझौते को लागू करना है। जैसे कि आपने देखा जिनेवा कन्वेंशन, आपने नाम सुना होगा, जानते हैं कोई लोग? किसी ने जिनेवा कन्वेंशन किसने सुना हुआ है? किसी ने भी सुना हो जिनेवा कन्वेंशन, नाम पता हो? या किसी ने ट्रिप्स का नाम सुना हो? इस तरीके के कन्वेंशन, इस तरीके की संधि समझौते को भारत में लागू करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए गए हैं। और ऐसे कानून, ऐसे मामलों में राज्य से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यसभा के द्वारा करने पर, राष्ट्रपति शासन में, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के मामले में इनको किसी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है कि बताओ तुम्हारे यहां पर कानून बना दें तो राज्य सूची पर। नहीं, ये बना देते हैं और राज्यों को मानना पड़ता है, वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अंतिम जो अपवाद है वो है आर्टिकल 356, 356, और वो होता है राष्ट्रपति शासन। अब आप सबको पता है ना, राष्ट्रपति शासन भारत में अलग अलग राज्यों में लागू रहता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगा ही दिया जाता है। हालांकि उसके कारण आप देखोगे राजनीतिक अधिक होते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। लेकिन आमतौर पर केंद्र सरकार अपना
प्रोपेगेंडा स्थापित करने में या अपना वहां पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कुछ राज्यों में जानबूझ करके चीजों के ऊपर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करती। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी यहां पर जान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 356 के अनुसार। तो उसमें भी संसद को यह पावर आ जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन ऐसे कानून केवल और केवल संबंधित राज्य के लिए रहेंगे, बाकी राज्यों पर नहीं लागू होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मान लेते हैं कि संसद ने, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हरियाणा में। ठीक है, अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो हरियाणा के जो क्षेत्र है इसके लिए संसद कानून बना सकती है जो राज्य सूची के विषय उनके ऊपर, लेकिन वो कानून केवल हरियाणा में लागू होंगे, हरियाणा के बाहर नहीं लागू होंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो पूरे भारत में लागू होंगे। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते का मामला है, पूरे भारत में लागू हो सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन है तो केवल उसी राज्य पर लागू होगा। दो राज्यों ने आग्रह किया है, दो या दो से अधिक राज्यों ने, तो केवल उन्हीं आग्रह वाले राज्यों में लागू होगा। अगर राज्यसभा ने संसद को पावर दिए तो वो पूरे भारत पर लागू होगा। तो ऐसे में ये तीन अपवाद हैं, जो अपवाद को आप याद कर लीजिए। मैं आपके सामने आर्टिकल्स लिख देता हूं। पहला आर्टिकल था, कमेंट बॉक्स में सारे लोग जल्दी से लिख करके बताओ कौन कौन से अपवाद वाले मैंने आर्टिकल्स बताए, जल्दी से बताइए। कोशिश करो यार, थोड़ा तो आप लोग भी कोऑपरेट करो, थोड़ा आंसर एक दो लिखोगे मजा आएगा आपको भी चैटिंग करने में, आपको भी वहां पर चीजों के बारे में समझने में। तो जरा बताएं एक बार कैसे है भाई, आर्टिकल बताएंगे। कोई तो बताए, 4-5 लोग, सिर्फ 4-5 लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। तो आर्टिकल देख लीजिए 249, दूसरा आर्टिकल 252, तीसरा आर्टिकल 253, चौथा आर्टिकल 352 और पांचवा आर्टिकल 356, 356। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके लिए जो आपको याद होने चाहिए। और यहां से सवाल आते हैं, आजकल यूपीएससी इस तरीके की चीजों में ज्यादा सवाल पूछता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा से जटिल है। ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ कौन सा मौलिक अधिकार आर्टिकल 16 में है, ऐसा भी कई बार पूछ लेता, लेकिन आजकल उतने आसान भी नहीं पूछेगा। वो यहां से जटिलता ही निकालेगा, इनमें से पूछेगा। जैसे वो सवाल दे देगा एक आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन दे देंगे, मैं आपसे हाँ या ना में पूछता हूं, मेरे सारे दोस्त हाँ या ना में जवाब देंगे कि वो सही है कि गलत। यूपीएससी ने मान लीजिए एक लाइन दे दी, और एक लाइन देते हुए उसने कह दिया कि अनुच्छेद 253 के तहत बनाए गए राज्य सूची के ऊपर बनाए गए कानून केवल उसी राज्य के ऊपर लागू होंगे, केवल संबंधित राज्य पर ही लागू हो सकते हैं, केवल एक या दो राज्यों पर ही लागू हो सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही होगी, सही या गलत? हाँ या ना में आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए, हाँ या ना में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नहीं, पूरे भारत में हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के मामले में ना। अब अगर यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे आपको कि अनुच्छेद 356 के तहत लागू होने के बाद, अनुच्छेद 356 की परिस्थितियों के तहत अगर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाता है तो वो कानून पूरे भारत पर लागू होगा, हां या ना? कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो। जब मैं देख रहा हूं कौन कौन से मेरे दोस्त हैं जो यहां पर आंसर दे रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सही कोशिश कर रहे हैं आंसर में, बाकी लोग तो चैटिंग में लगे हुए हैं, है ना, पापा के परे पापा की परियां, बस इसी में रह गए। खाना पीना, अपने माँ बाप को कभी फोन करके नहीं पूछेंगे कि मम्मी तुमने खाना खाया, पापा तुमने खाना खाया। लेकिन एक ऐसे अननोन पर्सन जो चैट के ऊपर आया, आपको उसके लिंग के बारे में वास्तविकता पता भी नहीं कि वो असली में लड़का है कि लड़की है, ठीक है, पता चले कि तुम्हारे ही कोई दोस्त चैटिंग कर रहे हो, उनकी इतनी चिंता है कि खाना क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, अभी क्या करना है, अभी क्या नहीं करना। हद है यार, गजब। और जब आंसर देने के लिए बोला जाए तो आंसर नहीं देते हैं। तो देखिए, तो पूरे भारत में लागू नहीं होगा, केवल उसी राज्य में लागू होगा जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो ऐसी चीजें आपको समझ में होनी चाहिए, ये समझ विकसित करने की आवश्यकता है।
ठीक है। और अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो मैंने ऑलरेडी करा दिया, उन डिटेल में भी देख सकते हो। यहां पर मैं केवल रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये चीजें आपको करवा रहा हूं।